जय हिंद दोस्तों। आइए आज बात करते हैं ने ये जो है बायोलॉजी चैप्टर में 10वीं का बायोलॉजी चैप्टर थर्ड जो है, इससे पहले एक पार्ट हम पढ़ा है, उन्हीं का दूसरा पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं। इनमें से हम लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा है। द्विखंडन, बहुखंडन किस तरह से होता है, ठीक है, मुकुलन किस तरह से होता है, ये सब के बारे में पता है, ठीक है। अब हम लैंगिक जनन को अच्छे तरीके से जानेंगे। फूलों में लैंगिक जनन किस तरह होता है, मनुष्यों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है, इसके बारे में जानेंगे विशेष रूप से। अब हम लैंगिक जनन तो समझ गए थे। लैंगिक जनन मतलब जिसमें दो जीव क्या करते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, यानी कि एक नर एक मादा, दो जनक भाग लेते हैं, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक नर लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दो मतलब जीव भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, नर वो मादा युग्मक मिलने से क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा का जब युग्मक मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब जब ये जैसे कि नर का शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो एक जगह जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो संतति में क्या होता है, लैंगिक जनन में संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता मतलब संतति, जैसे इसका पिता है उसके पुत्र भी उसी की तरह का सेम टू सेम चेहरा का नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि ये विभिन्नता नहीं होती है, एक जैसा होता है। किसमें, अलैंगिक प्रजनन में। जैसे एक पौधा, आम का पौधा है तो उसी प्रकार का पौधा जन्म लेता है, ठीक। अब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का बात करेंगे तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है कि फूल पौधे का जनन अंग है। फूल पौधे का क्या है, फूल पौधे का जनन अंग है। फूल जो है पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग में क्या होता है, बाह्यदल होता है, पंखुड़ी होता है, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं, ठीक है। एक फूल के मुख्य भाग में बाह्यदल क्या सब होता है, ये सब लिख लीजिए आप लोग। कॉपी कलम क्या करिए, कॉपी कलम लीजिए और सब एक एक तरीके से वीडियो अगर अगर तेजी में प्ले होकर आगे बढ़ जाता है तो आप क्या करिए, इनको लिख लीजिए। क्या होता है, एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। एक फूल के मुख्य भाग में बाह्यदल बादल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फूल के प्रकार। उभयलिंगी फूल किसे कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों और गुड़हल में। जैसे कि मतलब ये क्या होता है, उभयलिंगी यानी कि दोनों तरीका का लिंग एक ही मतलब पुष्प में पाया जाता है, उसको उभयलिंगी फूल कहते हैं। तो मतलब ढेर सारा जो होता है ना, मतलब विशेष जो होता है फूल, ये उभयलिंगी ही होंगे। एक लिंगी पुष्प क्या सब होता है, तो किसी में जैसे कि एक लिंगी सिर्फ स्त्री केसर ही रहेगा, यानी कि स्त्री जनन अंग ही रहेगा, या पुंकेसर यानी कि पुरुष जनन अंग ही रहेगा। इनमें से एक ही रहेगा उपस्थित। जैसे पपीता में, पपीता को देखेंगे, कोई कोई पपीता क्या होता है, उसमें मतलब फूल ही एक ठो में फूल दे देता है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा फूल दे देता है, तो उसमें फिर पपीता कभी नहीं फरता है, वो कभी नहीं फलता है, ठीक है। उसी तरह एक ठो तरबूज में होता है, इसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है ना। जो पपीता फलता है उसमें जो थोड़ा फूल देता है तो वो फलता है, उसमें फिर वो छड़ इतना बड़ा बड़ा जो फूल होता है वो नहीं निकलता है। पपीता को गौर से देखिएगा, पपीता का पेड़ जब रोपेंगे आप तो पता चलेगा कि एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि क्या होता है कि अ, एक बार वो अगर वो दूसरे तरीका का फूल अगर दे दिया, लंबा लंबा सा फूल होता है, वो अगर दे दिया तो फिर से उसमें पपीता कभी नहीं फरेगा, ठीक है ना। तो वो हो गया एक लिंगी पुष्प हो गया, ठीक है ना। उभयलिंगी पुष्प मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों सरसों और गुड़हल का बात की, ठीक है। लिख लीजिए इनको। आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए इनका, ओके। चलिए हम देखते हैं पहले फूल का फूल की संरचना के बारे में। ये परागकोश है, ठीक है ना, परागकोश तंतु है, परागकोश तंतु, ठीक है। ये देख रहे हैं वर्तिका, ठीक है ना। यहाँ पर ये बीजांड होता है जहाँ पर कि ये फल बनता है। ये बाह्यदल जो पत्ता हरा सा जो होता है बाह्यदल, ये पंखुड़ी होता है, ये पंखुड़ी वाला भाग है, ठीक है। पुंकेसर या परागकोश प्लस तंतु को क्या कहते हैं, पुंकेसर। यहाँ बढ़िया से देख लीजिए क्या होता है, ये परागकोश, ये परागकोश कहलाता है।
और ये तंतु, इसी के मतलब नीचे वाला भाग को यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है इसको तंतु कहते हैं, ठीक है ना, तंतु कहते हैं, सबको मिला के पुंकेसर के हैं एक भाग में, तो ठीक है ना। तो ये हो गया, ये सब क्या हो गया, स्त्री केसर का हो गया, स्त्री केसर, ठीक है ना, स्त्री केसर। ये ऊपर वाला क्या हो गया, स्त्री केसर। और यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर हो गया, ये स्त्री केसर। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीच में क्या होगा, वर्तिका, और ये बीच में यहाँ पर जो अंडाशय है, तो ये स्त्री केसर का सब मिला के इसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर। यानी कि ये उभयलिंगी पुष्प हो गया, जिसमें कि दोनों तरह का क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या करिए आप कि इस स्क्रीन मतलब वीडियो को रोक करके इसका क्या करिए आप चित्र बना लीजिए, संरचना बना लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। तो समझ गए पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये सभी मतलब ये परागकोश और तंतु मिला के ये क्या हो गया, पुंकेसर। और यहाँ से बीच वाला ये जो है ये वर्तिकाग्र, वर्तिका प्लस और अंडाशय सब मिला के इसको सबको क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, स्त्री केसर। यहाँ बीजांड हो गया, बाह्यदल समझ ही रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब बीज निर्माण प्रक्रिया किस तरह होता है। बीज निर्माण प्रक्रिया, परागकोश में उत्पन्न परागकण, परागकोश में जो उत्पन्न यहाँ होता है, परागकोश में ये जो उत्पन्न होता है ये परागकण जो होता है यहाँ पर धूल जैसा बना रहता है, ठीक है ना, धूल जैसा बना रहता है, ठीक है। हवा पानी या जंतु द्वारा क्या होता है कि हवा पानी, हवा जैसे बहती है तो वह क्या होता है दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये जो वर्तिकाग्र है इस पर झड़ के आ जाता है, वर्तिकाग्र पर आ जाता है, ओके। वर्तिकाग्र पर आने के बाद क्या होता है कि पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते बीजांड तक पहुंचती है। अब देखिए परागकण से क्या हो गया, परागकण से यहाँ पर जो है ये परागकण से एक नालिका विकसित हो गई है, नालिका, ठीक है ना। और ये नालिका कहाँ पे आई है, बीजांड तक आई है। कहाँ तक आई है, क्या कहता है, बीजांड तक आती है, समझिए बात को। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। कहाँ पर पहुंचती है, बीजांड, यहाँ पर बीजांड तक पहुंचती है ये वर्तिका से होते हुए, वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है वो नलिका। आगे क्या होता है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर अंडाशय के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर ये स्त्री केसर और क्या होता है कि नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है यहीं पर अंडाशय के अंदर यहाँ, ठीक है, ओके। आगे की प्रक्रिया क्या है, तो युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे स्त्री या मनुष्य के अंदर क्या होता है, पेट में भ्रूण का निर्माण यानी कि बच्चे का निर्माण होता है, उसी तरह बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। ये बीजांड जो है यहाँ जो देख रहे हैं ये कठोर आवरण बन करके क्या हो जाता है, ये बीज में बदल जाता है, ये बीज में बदल जाता है और क्या होता है, विकसित होकर बीज में बदल जाता है बीजांड। युग्मनज भ्रूण होकर निर्माण होता है और बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करती है और ये बीज में बदल जाता है। अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। ये अंडाशय जो बाहर का ये भाग जो देख रहे हैं ये भाग, ये अंदर का जो ये बीजांड है, ये बीजांड है, ठीक है। ये बीजांड वो क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं और ये अंडाशय बाहर का जो है ये क्या हो जाता है, ये फल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फल में बदल जाते हैं और फूल सभी झड़ जाता है, ठीक है। तो ये था क्या, क्या समझे आप, ये फूलों में प्रजनन किस तरह मतलब पौधों में प्रजनन, लैंगिक प्रजनन किस तरह से होता है इसके बारे में जाने हम, ठीक है ना। यानी कि परागकण, वर्तिकाग्र, ठीक है, नर युग्मक और परागनली, अंडाशय, मादा युग्मक, वर्तिकाग्र और परागकण का अंकुरन, ठीक है, ये तो समझ गए आप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन, मानव में प्रजनन।